हेलो दोस्तों, आप सभी का दी स्पार्क स्टडी क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत की थी भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग 1937 का प्रांतीय चुनाव तक पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट में राय बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कंटेंट कैसा है, इसमें और सुधार होगा, आप लोग बताइए ज़रूर। तो देर ना करते हुए हम अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान करते हैं। तो 1937 का प्रांतीय चुनाव। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने कुल 1585 सीटों में से 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस लड़ी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत लगभग 711 सीटें उसे मिली थी। 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिल गया था। तो इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एवं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग का गठबंधन की सरकार बनी। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी थी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग का गठबंधन की सरकार बनी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेली सरकार बनाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत एवं विधि तथा न्याय मंत्री के.एन. काटजू थे, जबकि वित्त मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया। इसमें लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में निम्न 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। 28 माह तक रहने के बाद 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से कुछ कारणों से सामूहिक कारणों से त्यागपत्र दिया था। 8 प्रांतों से बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। इसका पहला कारण तो यही है कि सहमति नहीं ली गई कांग्रेस से और द्वितीय विश्व युद्ध में उसे शामिल कर दिया गया। और कांग्रेस ने युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की अपेक्षा की थी। दूसरा कारण ये था। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो त्यागपत्र दिया था उसके पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसमें उसका साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया, तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। इसमें उनका साथ किसने दिया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने उनका साथ दिया था। इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है ये। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 1 या 2 डेट इससे ज़रूर आती हैं। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएस के डीपली नोट्स और आरओ जो नेक्स्ट 2026 में वैकेंसी आरओ की इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आएगी उसके पूरे नोट्स इन्हीं वीडियो में आपको मिलेंगे। आगे ज्योग्राफी भी कराई जाएगी और हिस्ट्री भी कराई जाएगी और करंट अफेयर तो चल ही रही है। इसके साथ एनवायरनमेंट भी कराई जाएगी। धीरे धीरे सारे चैप्टर कराए जाएंगे, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे।
कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव। इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है, बस यही याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव की जो डेट थी वो क्या थी। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, ये किसके माध्यम से? लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया था। जो अगस्त प्रस्ताव था उस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने असंतोष व्यक्त कर दिया, भाई हमें सहमति नहीं है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। कांग्रेस ने अपने को अलग कर लिया व्यक्तिगत, तो उन्होंने क्या किया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विचारधारा पनपी थी वो गांधीवादी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पीसीएस या यूपी के जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है पिछला वाला 2022 का हुआ था, और जो 2020 की भी जो आई थी 1262 आई थी, उसमें ये क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की डेट कहाँ से कब हुआ है। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। जो क्रिप्स मिशन आया था, एक पैनल भेजा था विंस्टन चर्चिल ने। सदस्य जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उसके भारत आए, तो उनसे वार्ता करने के लिए वो कब आए थे? 23 मार्च 1942 को। दो लोग वार्ता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू मौलाना आज़ाद को मतलब वास्तुकार बनाया। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई। देश का सांप्रदायिक तौर पर विभाजन करने का जो मांग थी उनकी, वो नामंजूर कर दी। इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा अलग भाई देश बने। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया क्योंकि उसे भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वारा खोल दिए गए थे। जो कांग्रेस थी उसने इस प्रस्ताव का इसलिए विरोध किया क्योंकि वो समझ में आ गया कि भारत को जो टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार जो हैं वो खुल गए थे। कांग्रेस समझ चुकी थी तथा सुरक्षा के प्रश्न पर भी कांग्रेस प्रस्ताव से सहमत नहीं थी। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम अंतर्दिनांक चेक की संज्ञा दी। ये इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या संज्ञा दी थी? तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। जो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रसिद्ध एक ग्वालियर टैंक मैदान है, उसी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेजों
द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। एक प्रस्ताव पेश किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा भी अच्छा है जो वहाँ उस समय उन्होंने इसे लागू किया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। उसी समय गांधी जी ने तुरंत करो या मरो का नारा भी दे दिया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना 9 अगस्त 1942 को, करो या मरो आंदोलन का नारा दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को एकत्रित हुए और 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेबल योजना। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय बनाया गया। बेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत की, जिसे बेबल योजना कहा जाता है। बेबल योजना जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, उनके स्थान पर लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय बना दिया गया। बेबल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसे बेबल योजना कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें निम्न हैं। केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी निरुद्ध नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने बेबल योजना में, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट आता है शिमला समझौता। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और देखो भाई, वीडियो देखते जाओ और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे इस चैनल पे PCS RO स्पेशल बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। नया चैनल है भाई, हम तो मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ने में और साथ में ये भी मेहनत हो रही है। तो आप ये ना सोचिए, कहते नहीं कि फ्री का ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, बटोर लो। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य हुआ था। ठीक, मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी थी। हाँ, सीधी बात है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बनने के लिए दोनों अपनी जगह तटस्थ थे, इसलिए वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल कर दिया। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से भी क्वेश्चन 1-2 बनते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव ने सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली सरकार लेबर पार्टी की उत्तरवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव हुए। आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनाई। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार मिलेगा या अधिकार है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर थे, 3 सदस्यीय पैनल उन्होंने भारत भेजा।
जो क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य लोग आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, सॉरी क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन कहा गया, को 1946 में भारत भेजा। इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस जो थे, कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के लिए उन्होंने एक सदस्य संख्या निश्चित कर ली, जिसमें 389 निश्चित कर लिए, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 हो गए, देसी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों 292 + 4 का समुदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार है: सामान्य चयन 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। ब्रिटिश प्रांतों को 3 भागों में रखा गया था। ब्रिटिश प्रांत दो थे, उनको 3 भागों में भारत का में थे मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा। भाग खा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब तथा सिंध। भाग खा में असम, बंगाल, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ था। आपको एक बात बता दें कि जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था UPPCS का, उसमें ये चारों क्वेश्चन आए थे जो भी अपन ने पढ़े हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? ये क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला समझौता और बेबिल योजना, चारों कालक्रम दिया गया है और इनके कालक्रम किस हिसाब से इनका क्रम है वो मिलाने के लिए आया है। तो आप सोचिए कि ये PCS का ही था कि RO का था, शायद PCS का था। तो जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं वो एग्ज़ाम से ही जुड़ी हुई हैं, तो आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आगे पढ़ते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 1946। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। इसका अध्यक्ष वायसराय वेविल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड वेविल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्य को हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधि को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे इसकी संख्या 15 हो गई। हटाए गए सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खान थे।